हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान वंश के बारे में और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या करके और शासन सत्ता स्थापित की थी। कौन? जगदेव ने। और इसी की अर्णोराज की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था कांचन देवी। और कांचन देवी क्या करती है, जब जगदेव अर्णोराज की हत्या कर देता है तो कांचन देवी अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर कहाँ चली जाती है? अपने पिहर चली जाती है। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर चली जाएगी? गुजरात में चली जाएगी। और गुजरात में क्या होगा? सोमेश्वर का लालन पोषण होगा। और इधर अजमेर में किसका शासन स्थापित हो जाता है? जगदेव का। और जगदेव के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बनेगा कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम बोलते हैं बिसलदेव भी बोलते हैं। और बिसलदेव के बाद में अगला शासक बनेगा इसका बड़ा पुत्र जिसका नाम है अपर गांगे। और अपर गांगे के बाद में शासक बनेगा कौन? जगदेव का पुत्र है, वो बनेगा कौन? पृथ्वीराज द्वितीय। तो हम देखते हैं सबसे पहले शासक कौन बनेगा अर्णोराज के बाद में? सबसे पहले बनेगा जगदेव। जगदेव के बाद में शासक कौन बनेगा? विग्रहराज चतुर्थ बनेगा। और तीसरे नंबर पर बनेगा कौन? अपर गंगे बनेगा। और चौथे नंबर पर कौन बनेगा? पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनेगा। और जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो इधर सोमेश्वर को पता चलता है कि अजमेर की गद्दी खाली हो गई है। तो सोमेश्वर है वो क्या करता है? अजमेर पर ही अधिकार कर लेता है। इस प्रकार पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में अगला शासक कौन बनेगा अजमेर का? सोमेश्वर बनेगा। और फिर सोमेश्वर के बाद में इसका पुत्र कौन शासक बनेगा? पृथ्वीराज तृतीय, जिसको चुनौती मिलती है किससे? विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र अर्जुन, नागार्जुन से चुनौती मिलती है। और इन दोनों के मध्य युद्ध भी होता है। ठीक है, तो हम अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जगदेव के बाद में किसका शासन शुरू हो जाता है। ये ज़्यादा प्रभावशाली शासक नहीं था, कमज़ोर शासक था, इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी तथा इसके बाद में सीधा शासन आता है किसका? इसकी मृत्यु के बाद में जगदेव की, विग्रहराज चतुर्थ का। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसकी क्या विशेष उपलब्धियाँ थी। ठीक है, तो अगला शासक बनता है जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ की सैनिक उपलब्धियाँ थी, कौन कौन सी थी? कि चौहान और चालुक्य के मध्य क्या चलता है? संघर्ष चलता है। चालुक्य कहाँ के हैं? गुजरात के। तो विग्रहराज चतुर्थ ने, चालुक्य शासक कौन था इसके समय? कुमारपाल। ये वही कुमारपाल है जो अर्णोराज को हरा देता है तथा उसकी पुत्री थी कौन? झालण। हमने पढ़ा था पीछे कि अर्णोराज की पुत्री कौन थी? झालण। उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। कौन? कुमारपाल। और अब क्या होता है? विग्रहराज चतुर्थ के समय क्या होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल को हरा देता है तथा हराने के बाद में क्या करता है? पाली, जालोर, चित्तौड़ और नाडोल के क्षेत्र चालुक्य के पास थे, उन क्षेत्रों को छीन लेता है। कौन छीन लेता है? विग्रहराज चतुर्थी। कौन कौन से क्षेत्रों को छीन लेता है? कुमारपाल को हराकर पाली, जालोर, चित्तौड़ और नाडोल के क्षेत्र को छीन लेता है। इसके अलावा चौहान और तुर्कों का संघर्ष होता है। इस संघर्ष में विग्रहराज चतुर्थ के कार्यकाल में गजनी का शासक था कौन? तुर्क शासक था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खेतड़ी के निकट एक जगह पड़ती है जिसका नाम था बावेरा। इस बावेरा नामक स्थान पर पहुंच जाता है। कौन? गजनी का शासक था अमीर खुसरो शाह। और यहाँ से एक दूत के माध्यम से विग्रहराज चतुर्थ को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा कि तुम एक काम करो, खुसरो शाह के समक्ष क्या कर दो? आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा जो गजनी का शासक है खुसरो शाह वो क्या कर देगा? अजमेर पर आक्रमण कर देगा। ये संदेश भिजवाया किसके माध्यम से? अपने दूत के माध्यम से। विग्रहराज के मंत्री था इसमें कौन था? श्रीधर। इसने कूटनीतिक हल की सलाह दी विग्रहराज चतुर्थ को कि आप एक काम करो, कूटनीति के माध्यम से इस मामले को सुलझाने का कोई तरीका ढूंढो, युद्ध हम कर नहीं सकते। परंतु विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? इसकी सलाह को नकार दिया। अपने मंत्री थे श्रीधर, इसकी सलाह को नकार दिया और खुसरो शाह गजनी के शासक से क्या किया? युद्ध किया। और इस युद्ध को कहा जाता है बावेरा का युद्ध। और इस युद्ध में किसको हरा दिया? तुर्क सेना को हरा देता है विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ की दो उपलब्धियां हैं, पहले तो कुमारपाल को हराता है और फिर गजनी के शासक को हरा देता है। ठीक है, अब जो ये बावेरा का युद्ध होता है, तुर्कों से संघर्ष होता है, इसकी जानकारी या इस ये जो संघर्ष था इसकी जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलती है? ये लिखे गए हैं नीचे, इनको देखते हैं हम। एक तो मिलता है हरिकेली नाटक से इसकी जानकारी मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ का साहित्यिक उपलब्धियाँ इसके समय में। तो हरिकेली नाटक है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी?
इसके खुद के द्वारा की गई थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इसका हमें एक नाम मिलता है, बिसलदेव भी नाम मिलता है। ठीक है, तो इस हरिकेली नाटक में युद्ध की पूर्व की सभी घटनाओं का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ललित विग्रहराज, इसमें क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। और ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ किसने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव इसी का दरबारी कवि था। ठीक है, इसके अलावा हमें और जानकारी कहाँ से मिलती है कि विशलदेव ने तुर्कों को हराया था। दिल्ली का शिवालिक लेख है, दिल्ली का कौन सा लेख है, शिवालिक लेख। ये शिवालिक लेख बात करें कौन सा है, तो अशोक मौर्य के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर, अशोक मौर्य का दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख था वास्तव में। ठीक है, उसी स्तंभ लेख के ऊपर 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने भी अपना क्या लिखवा दिया, एक लेख लिखवा दिया, जिसे दिल्ली शिवालिक लेख कहा जाता है। इस लेख पर लिखा है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। मेरे वंशज भी तुर्कों को अटक अटक वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, अटक तक सीमित रखे। यह तोमर विजय का क्या है, प्रमाण है। तोमर इनका वंश हुआ करता था, ये तोमरों की विजय का क्या है, प्रमाण है। इसके अलावा हमें और जानकारी मिलती है बिजोलिया के लेख से। बिजोलिया का लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, भीलवाड़ा से, याद रखना आपको। इसमें क्या मिलता है, हमें विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा गया है, तुर्क्ष जीत कहा गया है, तुर्क्ष जीत कहा गया है। इस अभिलेख में विग्रहराज को क्या कहा गया है, कलम और तलवार का धनी भी कहा गया है। अब विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य किए थे इसने। तो सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय, ये क्या है, इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की हम बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में इसका निर्माण करवाया। तो आपको प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि सरस्वती मंदिर या संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, इसमें संयुक्त रूप से इसे सरस्वती कंठाभरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, सरस्वती कंठाभरण भी कहा जाते हैं। आगे चलकर कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको तुड़वाकर दोनों को, सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय यानी कि सरस्वती कंठाभरण को तुड़वाकर और इसके स्थान पर क्या बनवा देता है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा देता है। तो 2.5 दिन का मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसका निर्माण तो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसको तोड़कर करवाया था, तो इस संस्कृत पाठशाला जिसको हम बोलते हैं सरस्वती कंठाभरण, इसको तोड़कर करवाते हैं, निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित क्या है, सरस्वती मंदिर या संस्कृति विद्यालय है। इसके अलावा हम इसके साहित्यिक उपलब्धियों की बात करते हैं, तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, हरिकेली नाटक है इसकी रचना की थी। इसकी रचना, हरिकेली नाटक, इसकी रचना किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। और कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, यह रचना भारवीकृत किरातार्जुनीयम की शैली पर आधारित है। तो शैली पूछ ले तो भारवी, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो ये भारवी की है। और इसी रचना पर आधारित ये हरिकेली नाटक लिखा गया है, जिसमें अर्जुन तथा शिव के शिकारी रूप किरात व पशुगुप्त के मध्य संघर्ष का क्या है, विवरण मिलता है। इस नाटक में चौहान तुर्क संघर्ष का भी क्या होता है, हमें विवरण प्राप्त होता है। इसकी कुछ पंक्तियाँ, इसकी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ वो राजा राममोहन राय का समाधि स्थल है, कहाँ पर, लंदन में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ब्रिस्टल। इस ब्रिस्टल पर खुदी हुई हैं, तथा इसकी कुछ पंक्तियाँ कहाँ पर हैं, 2.5 दिन के झोंपड़ा जो कि संस्कृत पाठशाला थी के परिसर से हमें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के इस काव्य कौशल के कारण इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है किलहोरन। किलहोरन ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है, कालिदास व भवभूति जैसे विद्वानों से की है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से किस चौहान शासक की तुलना किलहोरन ने कालिदास व भवभूति से की थी, तो आपको नाम याद रखना है, विग्रहराज चतुर्थ की थी। इसके अलावा इसके काल में एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव का राजकवि था, कौन, सोमदेव। विग्रहराज का राजकवि था कौन, सोमदेव। इसने किसकी रचना की थी, ललित विग्रहराज की रचना की थी। और ये भी कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस नाटक का कथानक हरिकेली नाटक में उल्लेखित इंद्रपुर के शासक बसंत पाल की पुत्री देसल देवी व विग्रहराज के प्रेम प्रसंग पर क्या है, आधारित है। तो आपको याद रखना है कि ललित विग्रहराज में किसके मध्य का प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है, तो देसल देवी और विग्रहराज का मध्य का प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। इसके अलावा हम बात करें
विग्रहराज चतुर्थ ने सोमदेव जैसे कई कवियों को आश्रय दिया था। इस कारण पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज को क्या कहा गया है, कवि बांधव की भी उपाधि दी गई है। तो कवि बांधव उपाधि किसकी मिलती है, हमें विग्रहराज की मिलती है। इसके अलावा इसके समय में बिसल देव रासो इस ग्रंथ की भी रचना की गई है। तो बिसल देव रासो है, इसकी रचना किसने की थी, नरपति नालय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने की, नरपति नालय के द्वारा की गई। और कौन सी भाषा में की गई, ये भी याद रखना आपको, तो गोडवाड़ी भाषा में की गई। यह एक खंड काव्य के रूप में बिसलदेव को समर्पित रचना थी, जिसका रचना काल इस ग्रंथ में 1212 ईस्वी उल्लेखित है कि 1212 में ये लिखी गई थी। यह ग्रंथ 4 खंडों में लिखा गया है, जिनमें कुल कितने छंद हैं, 316 छंद हैं। इसके 4 भाग हैं। इसमें बिसलदेव तथा मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग का क्या है, वर्णन मिलता है, जिसमें राजमती रूठ कर कहाँ चली जाती है, उड़ीसा जाने का भी विवरण मिलता है। तो हमें बिसलदेव रासों में तो किसका प्रेम प्रसंग मिलता है, राजमती और बिसलदेव का। जबकि हम बात करें तो हमें ललित विग्रहराज में किसका प्रेम प्रसंग मिलता है, देसल देवी और विग्रहराज का। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ठीक है, इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अगला शासक बनता है, हमने पढ़ा था कौन, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अगला शासक बनता है अपरगंगे। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा है, बड़ा पुत्र अपरगंगे, और इसकी भी कोई क्या नहीं थी, कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं थी। अपरगंगे के बाद में अगला शासक बन जाता है पृथ्वीराज द्वितीय। अब पृथ्वीराज द्वितीय, इसकी हमें कुछ जानकारी, कुछ स्रोत हैं, जैसे हास्य का अभिलेख हो गया, धोंध का अभिलेख हो गया, इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। परंतु जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, पृथ्वीराज द्वितीय की, तो अगला शासक बनता है कौन, सोमेश्वर। तो इसका सोमेश्वर का रचना काल कब से कब तक, इसका शासन काल कब से कब तक माना जाता है, 1159 से 1178 ईस्वी तक। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या विशेष उपलब्धि थी है। और हाँ, एक विशेष बात कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान व आखिरी हिंदू शासक भी किसको माना गया है, विग्रहराज चतुर्थ को। क्या माना गया है, दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान तथा आखिरी हिंदू शासक भी विग्रहराज चतुर्थ को माना गया है। इसके अलावा इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के काल को क्या कहा गया है, चौहानों का स्वर्ण काल भी बताया है। किसके काल को, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बताया है। अब बात करते हैं हम अगले शासक हुए सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर के बारे में क्या है कि जब जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की तो सुरक्षा के भय के चलते कंचन देवी ने अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर गुजरात यानी कि अपने मायके चली गई। इस कारण सोमेश्वर का लालन पोषण गुजरात में हुआ। तत्पश्चात सोमेश्वर चालुक्य शासक कुमारपाल के सेनापति बन जाते हैं। कौन, ये सोमेश्वर किसके सेनापति बन जाते हैं, कुमारपाल के। सेनापति के रूप में सोमेश्वर ने कहाँ का अभियान किया, कोंकण का अभियान करता है तथा शासक मल्लिक अर्जुन को क्या करता है, पराजित कर वापसी में जब आता है तो चेदी के कलचूरी शासक थे अजयपाल, और उस अजयपाल की पुत्री हुआ करती थी कौन, कर्पूरी देवी। अजयपाल की पुत्री कर्पूरी देवी से क्या कर लिया इसने, सोमेश्वर ने विवाह कर लिया। इस समय पृथ्वीराज जो द्वितीय था, अजमेर में शासक था, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण अजमेर की गद्दी क्या हो गई, रिक्त थी। ऐसे में सोमेश्वर को अजमेर में आमंत्रित किया जाता है और चौहानों की सत्ता क्या कर दी जाती है, इसको सुपुर्द की गई। आगे सोमेश्वर का चालुक्यों के साथ कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि ये इसका ननिहाल था चालुक्य के गुजरात में। तो इस चालुक्यों के साथ कोई संघर्ष नहीं किया। परंतु जब चालुक्य शासक कौन था, भीम सेकंड या भीम द्वितीय ने आबू का शासक था जैतर सिंह पर आक्रमण करता है, तब जैतर सिंह की तरफ से लड़ता हुआ सोमेश्वर क्या होता है, युद्ध में मारा जाता है। किसकी तरफ थे, जैतर सिंह की तरफ से। और जैतर सिंह कहाँ का शासक था, आबू का शासक था। और आबू पर आक्रमण करता है कौन, चालुक्य यानी गुजरात का शासक था भीम, जैतर सिंह पर करता है। और जैतर सिंह का साथ देते हुए कौन मारा जाता है, सोमेश्वर युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। अब हम बात करें तो इसके समय की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या हैं सोमेश्वर के समय की, इसके समय की बात करें तो हमें मिलता है बिजोलिया अभिलेख। तो प्रश्न आ जाए, बिजोलिया अभिलेख है कहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, हमें मिलता है कहाँ पे, भीलवाड़े में मिलता है। ठीक है, और किसके समय का है, तो हमें सीधी सीधी याद रखनी है, ये किसके काल का है, सोमेश्वर के काल का मिलता है। कब का मिलता है हमें, 1170 ईस्वी, या विक्रम संवत की बात करें तो 1226 है विक्रम संवत की। ये लिखवाया किसने था, ये लिखवाया था
इसका मंत्री था सोमेश्वर का, जिसका नाम था लोलाक। कौन था इसका मंत्री? लोलाक के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। तो प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया अभिलेख है वो हमें कौन सी भाषा में मिला है? संस्कृत भाषा में मिला है। लिखवाया किसने था? लिखवाया था ये सोमेश्वर के मंत्री लोलाक के द्वारा संस्कृत भाषा में। और कहाँ पर मिला है? बिजोलिया के पार्श्वनाथ में मिलाया है। इसके रचनाकार गुणभद्र को माना जाता है। इसमें कुल 92 छंदों में इसकी रचना की है। कितने छंदों में? कितने छंदों में? 92 छंदों में। इसमें से 2 खंड क्या हैं? विखंडित हैं 92 में से, जबकि 90 खंड हैं वो क्या है? एकदम सुरक्षित हैं। इस अभिलेख से हमें निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमें चौहानों की वंशावली मिलती है इससे। तो बिजोलिया शिल अभिलेख है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? चौहान, अजमेर के चौहान या जो भी चौहान है उनकी हमें क्या मिलती है? वंशावली मिलती है। इसके अलावा चौहान शासक सामंत राज को क्या कहा गया है? विप्रश्री वत्स गोत्र बताया गया है। किसको बताया गया है? सामंत राज को विप्रश्री वत्स गोत्र बताया गया है। किसमें? बिजोलिया अभिलेख में। आगे हम बात करते हैं तो बिजोलिया अभिलेख में हमें 4 जैन तीर्थंकरों के नाम भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन है 4 जैन तीर्थंकर? जिसमें एक नाम मिलता है हमें ऋषभदेव का, दूसरा नाम मिलता है हमें शांतिनाथ का, तीसरा पार्श्वनाथ और चौथा महावीर स्वामी का। इन 4 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है। इसके अलावा चौहान शासकों के द्वारा जैन मुनियों को भूमि अनुदान का भी दोहरा वर्णन मिलता है। इसमें राजपूताना के प्राचीन जो क्षेत्र हैं इसके नाम मिलते हैं। कौन कौन से प्राचीन क्षेत्रों के नाम मिलते हैं हमें? जवालीपुर, किसका प्राचीन नाम था? जो वर्तमान में जालोर है उसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? जवालीपुर। भीनमाल को क्या बोलते थे? श्रीमाल। इसके अलावा बिजोलिया को विजयवल्ली। इसके अलावा नागौर को अहिछत्रपुर, दिल्ली को ढीलिका, नाडोल को नडोल, इसके अलावा नागदा को नागदर और ऊपरमाल को उत्तमदरी ये नाम हमें प्राप्त होते हैं बिजोलिया अभिलेख से। इसके अलावा बिजोलिया लेख में सोमेश्वर के लिए प्रताप लंकेश्वर उपाधि या विरुद्ध का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न आता है कई बार कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि बिजोलिया अभिलेख में किसके लिए प्रयुक्त हुई है? सोमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। सोमेश्वर के बाद में इसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल की बात करें हम 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। सबसे पहले हम इसके जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय, इसका जन्म होता है कब? 1166 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी अहिनलवाड़ा, जो कहाँ पर है? गुजरात में। इसका ननिहाल कहाँ था? गुजरात में था। इसकी माता कौन थी? कर्पूरी देवी थी। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। और 11 वर्ष की जब इसकी आयु थी तो पृथ्वीराज ने को क्या किया गया? चौहानों का शासक नियुक्त किया गया। अब ये अल्प आयु होने के कारण शासन के आरंभ में कई विश्वसनीय लोगों को क्या है? विश्वसनीय लोगों को सलाहकार व संरक्षक के रूप में रखा। जैसे माता कर्पूरी देवी इसकी संरक्षक रही, इसके नाना अनंगपाल, इसका मंत्री केमास व इसका सेनापति कौन थे? वामन व स्कंद इसके क्या रहे? सलाहकार व संरक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब बात करें कि पृथ्वीराज चौहान थे, इसके आरंभिक अभियान कौन कौन से थे? तो आरंभिक अभियानों का मुख्य उद्देश्य राज्य में क्या करना था? शांति व सुरक्षा बनाए रखना होता था। शुरू में जब शासन स्थापित हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, तो उसका आरंभ में मुख्य उद्देश्य यही था कि राज्य में किस प्रकार शांति व सुरक्षा बनाए रखें। इस क्रम में पृथ्वीराज ने कितने अभियान किए थे? 3 अभियान किए थे। पहला अभियान हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ गए हैं, नागार्जुन। नागार्जुन किसका बेटा था? नागार्जुन पुत्र था विग्रहराज चतुर्थ का, नहीं, अपर गांगे का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र बना कौन था? अपर गांगे। और अपर गांगे का पुत्र कौन था? नागार्जुन। तो नागार्जुन का दमन किया पृथ्वीराज तृतीय के समय। इसके भाई कौन था? नागार्जुन। ये पुत्र किसका था? विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। ने अपने हिस्से की मांग की और पूरी न होने की स्थिति में इसने क्या कर दिया? इसकी मांग पूरी न होने की स्थिति में इसने क्या कर दिया? इसने कर दिया विद्रोह। हाँ, ये अपर गंगे का भाई था, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नागार्जुन कौन था? अपर गंगे का भाई था, अपर गंगे का भाई। और विग्रहराज चतुर्थ का क्या था? पुत्र था। मैंने पीछे गलती से बोल दिया कि अपर गंगे का पुत्र था, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये कौन था? विग्रहराज चतुर्थ का बेटा तथा अपर गंगे का भाई था। ठीक है, इसने विद्रोह कर दिया, मांग की कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये क्षेत्र चाहिए। तो विग्रहराज चतुर्थ ने इसकी मांग नहीं मानी और तो इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह किया तो वर्ष 1178 ईस्वी में
केमास ने नागार्जुन का दमन कर दिया। इसका मंत्री था किसका? पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री था कौन? केमांस। इसने क्या कर दिया? इसका दमन कर दिया। और ये पृथ्वीराज तृतीय के काल का क्या था? पहला विद्रोह था। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज तृतीय के काल का पहला विद्रोह किसने किया था? तो इसके भाई ने किया था, जिसका नाम था कौन? नागार्जुन ने किया था। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने क्या क्या किया? भंडारनकों का दमन किया। राजस्थान के चौहान वंश के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी भागों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में भंडारनक वंश का क्या था? शासन था। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में किसका शासन हुआ करता था? भंडारनक वंश का। और इनकी राजधानी, भंडारनक वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रीपत हुआ करती थी। इस राज्य की सीमाएं चौहान राज्य से मिल रही थी। चौहान शासक दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही भंडारनक राज्य चौहान क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। किसके द्वारा? भंडारनक क्या करते थे? लूटपाट करते थे। उक्त कारणों के चलते चौहानों व भंडारनकों में 2 बार संघर्ष हुआ। कितने बार संघर्ष हुआ? चौहानों में व भंडारनकों में 2 बार। पहली बार हुआ बिजोलिया लेख के अनुसार 1169 ईस्वी में सोमेश्वर के नेतृत्व में एक अभियान किया जाता है, जो क्या रहा? असफल रहा। पहली बार तो भंडारनकों का दमन करने की कोशिश किसने की थी? सोमेश्वर ने की। कब? 1169 ईस्वी में। और ये अभियान क्या, ये असफल रहता है। फिर दूसरी बार पृथ्वीराज तृतीय के समय में 1182 ईस्वी में भंडारनकों को क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है। और भंडारनक राज्य का विलय चौहान राज्य में कर लिया जाता है। इसके बाद में कच्छप घातों का क्या किया जाता है? दमन किया जाता है। तीसरा अभियान किया है किसके विरुद्ध? कच्छप घातों के विरुद्ध। कच्छप घात राजपूत वंश चौहानों व चंदेलों के मध्य रहते थे। चौहान चंदेल भी क्या थे? राजपूत ही थे। तो चौहानों व चंदेलों के बीच में रहते थे कौन? कच्छपघात रहते थे। और इनकी राजधानी हुआ करती थी कच्छपघातों की क्या? ग्वालियर। कौन सी राजधानी हुआ करती थी? ग्वालियर हुआ करती थी। यह वंश 10वीं से 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। कब से कब तक? 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। आमेर का कछुआ वंश भी इन्हीं से उत्पन्न माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे राजपूतों में अपने कछुआ वंश, जो कि आमेर का है, जयपुर का। तो ऐसा बताया जाता है कि उन कछुओं की उत्पत्ति भी किससे? इन कच्छपघातों से ही, यानी ग्वालियर से मानी जाती है। आगे चलकर 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने इनका भी क्या कर दिया? दमन कर दिया। और चौहान राज्य में इनका क्या कर लिया? विलय कर लिया। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय अभियान या दिग्विजय की नीति अपनाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान राज्य का विस्तार हेतु दिग्विजय की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत इसने क्या किए? कई अभियान किए। तो हम बात करते हैं कौन कौन से अभियान किए। पहला अभियान आता है चौहानों व चंदेलों के मध्य संघर्ष होता है। किसके मध्य? चौहान व चंदेलों के मध्य। अब भंडारनक व कच्छपघातों के दमन करने के बाद में चौहानों की सीमाएं किससे मिल गई? चंदेल। हमने अभी पढ़ा है कि चौहानों व चंदेलों के मध्य कौन रहते थे? कच्छपघात रहते थे। इनकी राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी। ठीक है। अब शुरू में तो शांति व्यवस्था ये स्थापित करना चौहानों का मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। अब शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद में अब इनका लक्ष्य बढ़ गया। इनको करना था अपने साम्राज्य का विस्तार, चौहानों को। तो अब कच्छपघातों को तो मिला लिया अपने राज्य में। तो कच्छपघातों को मिलाया, तो अब कच्छपघातों को मिलाने के बाद में इनकी सीमाएं किससे मिल गई? चंदेल राज्य से चौहानों की अब मिल गई। इसके परिणाम स्वरूप चौहान और चंदेलों में क्या हो गया? संघर्ष हुआ। वर्ष 1182 ईस्वी में चौहान सेना ने, चंदेलों की राजधानी थी महोबा। महोबा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महोबा पर क्या किया? आक्रमण किया। इस प्रकार 1182 में महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ। तो ये याद रखना है कि महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ? इसे महोबा का युद्ध भी कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। चंदेलों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। चंदेलों का राजा कौन था? परमर्दी देव। तथा इसके सेनापति थे कौन? अहला व उदल। इनका नेतृत्व करते हैं। इस युद्ध में अला व उदल, परमर्दी देव के जो सेनापति थे, वीर सेनापति, वो मारे जाते हैं। वह परमर्दी देव की क्या कि परमर्दी देव को क्या कर लिया जाता है? पृथ्वीराज द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार चंदेल क्या हो जाते हैं? इस प्रकार चंदेल पराजित हो जाते हैं और कालिंदर व महोबा पर किसका अधिकार हो जाता है? चौहानों को अधीन हो जाते हैं ये। आगे चलकर महोबा में पुंजुन राय को क्या कर लिया जाता है? प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो आज प्रश्न आता है, ये बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेलों या परमर्दी देव को पराजित करने के पश्चात महोबा में किसको अपना प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसको किया था?
पुंजुन राय को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। पुंजुन राय को क्या किया था, अपना प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद में चौहानों का संघर्ष होता है किसके साथ, चालुक्यों के साथ। इस संघर्ष के पीछे कई कारण थे। कौन कौन से थे? चौहान व चालुक्यों की सीमा क्या हो गई थी, आपस में स्पर्श करती थी। अब सीमा को लेकर क्या था, इनके मध्य विवाद था, चौहानों के मध्य और चालुक्यों के मध्य। चालुक्य कहाँ के थे, गुजरात के थे, याद रखना आपको। इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने अपने पिता की हत्या का क्या लेना चाहता था, ये बदला लेना चाहता था। पृथ्वीराज तृतीय का पिता कौन था, हम पीछे पड़ गए हैं, सोमेश्वर थे। और पिता का बदला किस प्रकार, क्योंकि ये कर रहे थे, आबू का शासक था जेतर सिंह, उसकी मदद कर रहे थे इसके पिता। और जेतर सिंह पर हमला कौन करता है, भीमदेव सेकंड करता है चालुक्यों का। तो उससे युद्ध करते हुए इसके पिता की हो जाती है हत्या। तो पृथ्वीराज तृतीय ये मानता है कि मेरे पिता की हत्या किसने की है, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने की है। तो उससे बदला लेने के लिए भी इनके मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। आबू के शासक जेतर सिंह की पुत्री कौन थी, जेतर सिंह की पुत्री इच्छनी देवी से पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदेव का विवाह, ये दोनों क्या थे, विवाह करने के इच्छुक थे। जेतर सिंह की पुत्री कौन थी, इच्छनी देवी। इससे विवाह करने को लेकर पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है, ये ग्रंथ है चंद्रबरदाई का। ठीक है। इसके अलावा उक्त कारणों के चलते पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव के मध्य नागौर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव द्वितीय के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसमें भीमदेव द्वितीय क्या होता है, पराजित हुआ। परंतु जगदेव की मध्यस्थता से दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमें ये तो पता है कि पृथ्वीराज तृतीय है वो भीमदेव को हरा देता है, पराजित कर देता है, परंतु हराने के बाद में इनके मध्य जगदेव समझौता कराता है। तो याद रखना है, प्रश्न आता है कई बार कि भीमदेव चालुक्य भीमदेव सेकंड व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य समझौता किसने करवाया था नागौर युद्ध के पश्चात, तो वो था जगदेव ने। आगे हम बात करें कि इस अभियान के दौरान क्या हुआ, इस अभियान के दौरान पृथ्वीराज ने आबू के परमार शासक धारावर्ष को भी क्या किया था, पराजित किया था। जब वो चालुक्यों को हराना गया था उस समय धारावर्ष को भी हराया था। अब होता है अगला संघर्ष चौहानों व गढ़वालों के मध्य। चौहान व गढ़वालों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। गढ़वालों की राजधानी क्या थी, कन्नौज। क्या थी गढ़वालों की राजधानी, कन्नौज। और इस समय गढ़वाल शासक या कन्नौज का शासक कौन था, जयचंद शासक था। कौन था, जयचंद। और इनके मध्य विवाद होने के क्या कारण थे, उनको हम देखते हैं। चौहानों व क्या हो गया था, चौहानों व गढ़वालों के राज्यों की सीमा क्या कर रही थी, आपस में स्पर्श कर रही थी, चौहान व गढ़वाल की सीमा। इसके अलावा महोबा का युद्ध हुआ था, किसके साथ है, परमर्दी देव के साथ। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व परमर्दी देव के मध्य। अलाउद्दीन इसमें मारे जाते हैं। इस युद्ध में जयचंद ने किसका साथ दिया था, परमर्दी देव का साथ दिया था। इस कारण भी पृथ्वीराज तृतीय है वो किससे, जयचंद का विरोधी हो जाता है। जयचंद व पृथ्वीराज तृतीय दोनों का ननिहाल तोमर वंश में था। तोमर वंश कहाँ का है, ये वंश है दिल्ली का वंश। कहाँ का वंश है, दिल्ली का वंश है। अब दोनों का ननिहाल हुआ करता था कहाँ पर, तोमर वंश में। किसका, जयचंद का और पृथ्वीराज तृतीय का। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था। इस स्थिति में वह दिल्ली को पृथ्वीराज को देना चाहता था। कौन, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर चाहता था कि मैं अगला दिल्ली है ना वो सीधा दे दूं पृथ्वीराज तृतीय को। इस कारण भी दोनों के मध्य क्या था, मनमुटाव हो गया था। किसके मध्य, जयचंद के मध्य। जयचंद चाहता था कि मैं दिल्ली पर अधिकार करूँ। तो इसके अलावा और क्या कारण था इनके मध्य विवाद का, जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य क्या था, इन दोनों के मध्य प्रेम था। और इन प्रेम को लेकर इनके मध्य कहानी चलती है कि जब जयचंद को पता चला कि इसकी पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज के मध्य प्रेम संबंध हैं, तो इसने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया। किसने, जयचंद ने। और इस स्वयंवर में क्या किया, इसने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज तृतीय को क्या नहीं किया, इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। जबकि क्या क्या आमंत्रित न करके और द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज तृतीय की, जहाँ पर जूते चप्पल खोले जाते हैं वहाँ पर द्वारपाल के रूप में इसकी एक मूर्ति लगवा दी। जब संयोगिता स्वयंवर में अपने वर का चयन करने के लिए आती है तो वहाँ पर वो पाती है कि वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय तो आया ही नहीं आया। तो वह माला को लेकर एक से छोड़कर एक राजा के आगे बढ़ती है और अंत में वह द्वार के पास पहुँचती है। तो द्वार के पास में वहाँ पर इसे
पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति को संयोगिता क्या करती है, माला पहना देती, माला डाल देती है भाई, अपने वर के रूप में चयन कर लेती है। इतने में ही बताया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय है वो घोड़े पर सवार होकर आता है और संयोगिता को वहीं से उठाकर और अजमेर ले आता है। पीछे जयचंद की सेना है वो पीछा करती है, लेकिन वह सेना सफल नहीं हो पाती है और अंततः संयोगिता व पृथ्वीराज का विवाह हो जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, पृथ्वीराज रासों में इसकी हमें जानकारी मिलती है कि भाई ऐसी भी कुछ घटना हुई थी। ठीक है, अब है हम बात करते हैं कि इतिहासकार हुए हैं GH ओझा व त्रिपाठी ने इस प्रेम संबंध की कहानी को क्या किया है, खारिज किया है। ओझा व त्रिपाठी नहीं मानते कि ऐसी कोई बात थी कि जयचंद और जो पृथ्वीराज तृतीय के मध्य विवाद का कारण, जो मानते हैं कि संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य प्रेम संबंध था, इस घटना को ओझा और त्रिपाठी क्या करते हैं, खारिज करते हैं। जयचंद व पृथ्वीराज के मध्य युद्ध का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी की सहायता मांगी, गौरी से क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी। पुरातन प्रबंध कोश के अनुसार बताते हैं कि प्रत्यक्ष तो युद्ध हुआ नहीं था, हालांकि जयचंद ने सहायता मांगी थी किससे, मोहम्मद गौरी से। ठीक है, तो ये हुआ था इसके मध्य किसके, जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष। अगर हम बात करते हैं तुर्कों के साथ संघर्ष होता है किसका, पृथ्वीराज तृतीय का या चौहानों का, और संघर्ष में क्या हो जाता है, चौहान हार जाते हैं और चौहानों का पतन हो जाता है और भारत में क्या हो जाती है, मुस्लिम शासन की स्थापना। हम इसका पढ़ते हैं पहले परिचय। मध्य एशिया में गयासुद्दीन गजनी का शासन था। किसका शासन था मिडिल एशिया में, गयासुद्दीन गजनी का, जिसकी राजधानी हुआ करती थी गजनी। इसने मोहम्मद गौरी को अपना प्रशासक नियुक्त किया। किसने, गयासुद्दीन गजनी ने अपना प्रशासक किसको नियुक्त किया, इसने अपना प्रशासक नियुक्त किया मोहम्मद गौरी को। गौरी का मूल नाम बात करें तो गौरी का मूल नाम मिलता है हमें मोइनुद्दीन इब्न शाम। मोइनुद्दीन इब्न शाम किसका मूल नाम था, मोहम्मद गौरी का। चूंकि गौर प्रदेश का निवासी था इस कारण मोहम्मद गौरी कहा जाता था। किसको, मोइनुद्दीन इब्न शाम को गौर प्रदेश का निवासी होने के कारण क्या कहा जाता था, मोहम्मद गौरी। इसे शमसुद्दीन गौरी भी कहते हैं। ये क्या थी, इसकी उपाधि थी, शमसुद्दीन गौरी क्या थी, इसकी उपाधि थी। इसके अलावा हम बात करें कि मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान किस रास्ते से किया था, गुजरात के रास्ते से किया, जहाँ पर 1178 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमदेव ने क्या कर दिया, भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। इस असफलता के बाद गौरी ने हरियाणा व पंजाब के रास्ते से भारत आक्रमण की क्या बनाई, योजना बनाई। पहले आक्रमण करता है गुजरात के रास्ते से आता है, वहाँ पर शासक है कौन गुजरात का, भीमदेव सेकंड। ये भीमदेव सेकंड हरा देता है मोहम्मद गौरी को। अब हारने के बाद में इसको लगा कि भाई हम इस रास्ते से जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर शक्तिशाली राजा था भीम सेकंड। अब ये योजना बनाता है मोहम्मद गौरी कि मैं हरियाणा और पंजाब के रास्ते से क्या करूँगा, भारत पर आक्रमण करूँगा। इस क्रम में क्या करता है, 1186 से 1191 के मध्य, कब से 1186 से 1191 के मध्य पृथ्वीराज ने वह तुर्कों के मध्य छोटे छोटे युद्ध लड़े गए। किसके मध्य, पृथ्वीराज व तुर्कों के मध्य छोटे छोटे युद्ध लड़े गए, जिसकी संख्या विभिन्न स्रोतों के अनुसार भिन्न भिन्न बताई गई है, जो कि इस प्रकार हैं। किस प्रकार, मेरुतुंग ने किसकी रचना की थी, प्रबंध चिंतामणि। अब मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में कहा कि गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य कितनी बार संघर्ष हुआ, 23 बार हुआ। इसको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की वर सुजनपाल चरित, इसमें कितनी बार बताया गया है कि इनके मध्य कितनी बार संघर्ष हुआ, 21 बार संघर्ष हुआ। अब हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का मैदान कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कोई पूछ ले कि तराइन कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। बात है 1191 की। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, याद रखना है आपको ये। वर्ष 1186 में गौरी ने बठिंडा, जिसको क्या कहते थे प्राचीन काल में, तबर हिंद, बठिंडा पर अधिकार कर अपने किलेदार के रूप में जियाउद्दीन को क्या किया, नियुक्त किया। इसके बाद गौरी निरंतर भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था, तो तब इसे रोकने के उद्देश्य से पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी के विरुद्ध क्या किया, युद्ध का अभियान किया। जब गौरी निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था तो इसको रोकने के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, गौरी के विरुद्ध युद्ध का अभियान किया। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज ने गौरी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और गौरी है वो पुनः कहाँ भाग जाता है, मध्य एशिया की तरफ भाग जाता है, अपने
जीवन की रक्षा करते हुए चौहान सेना ने गोरी के किलेदार कौन था, जियाउद्दीन, जिसको हमने अभी पढ़ा है पीछे, जियाउद्दीन की हत्या कर देता और बठिंडा है उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं चौहान। ठीक है, फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है, 1192 ईस्वी में। पहला युद्ध 1100 कब हुआ, पहला 1191 और दूसरा 1192 ईस्वी में होता है। प्रथम युद्ध की हार के बाद गोरी पुनः तुर्क सेना के साथ बठिंडा के रास्ते तराइन पहुंचता है। 1192 के इस युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति कौन था, गोविंदराज तोमर तथा उदयराज वीरतापूर्वक लड़े। इसके बावजूद पृथ्वीराज की पराजय हुई, वह गोरी क्या हो गया, इस युद्ध में जीत जाता है। चौहानों की पहले युद्ध में कौन जीता था, प्रश्न आ जाए कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता है। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है, पृथ्वीराज चौहान बोल दो या पृथ्वीराज तृतीय बोल दो। जबकि मोहम्मद गोरी हार जाता है और हारने के बाद में वापस कहाँ भाग जाता है, अपने गौर प्रदेश भाग जाता है या मध्य एशिया में भाग जाता है। जबकि जो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध है जो कि 1192 में हुआ था, इस दूसरे युद्ध में बढ़िया तैयारी के साथ आता है कौन, गोरी। और तैयारी के साथ आने के बाद में क्या करता है, ये पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है और जीत जाता है। और जीतने के बाद में ये क्या करता है, अजमेर तथा संपूर्ण भारत पर सत्ता स्थापित कर लेता है। अब बात करेंगे हम चौहानों की हार के कारण क्या थे। प्रथम युद्ध की हार के बाद हार के बाद पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा गोरी के भागते हुए सैनिकों का छोड़ना, यानी जब पहला युद्ध हार गया था गोरी, तो पृथ्वीराज तृतीय था, उसने गोरी के जो सैनिक भाग रहे थे उनका पीछा नहीं किया, उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया। ठीक है, पहला कारण तो ये माना जाता है। दूसरे कारण की बात करें, दूसरा कारण है पृथ्वीराज की अदूरदर्शिता के चलते सेना ने प्रथम युद्ध के बाद युद्ध की तैयारियां छोड़ दी। उनको लगा कि गोरी वापस लौट के नहीं आएगा, इसने युद्ध की तैयारियां नहीं की। जबकि गोरी ने क्या की, युद्ध की लगातार यानी सतत तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति के कारण अधिकांश राजपूत इसके खिलाफ हो गए जिन्होंने युद्ध में सहायता नहीं की, क्योंकि पृथ्वीराज विजय की दिग्विजय नीति थी आसपास के राज्यों को या अपने साम्राज्य में विस्तार करना था। अब साम्राज्य में विस्तार पृथ्वीराज तृतीय कब करेगा, जब अपने आसपास के राज्यों को हराएगा। जब आसपास के राज्यों को पृथ्वीराज तृतीय हराएगा तो क्या राजपूत उसका साथ देंगे, अब बिल्कुल नहीं देंगे। तो राजपूत भी क्या हो गए, इसके खिलाफ हो गए थे और जिन्होंने क्या नहीं की, बाद में इन्होंने इसकी सहायता ही नहीं की। वहीं कई शासक जैसे जामुन के कौन थे, विजयदेव और घटोक के शासक, ये क्या हो गए, किसको सहायता दी थी, ये गोरी को सहायता दी थी। तुर्क सेना ने युद्ध नीति से हटकर सूर्योदय से पहले ही सोई हुई सेना पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। युद्ध नीति को त्याग दिया। युद्ध होता है कि सूर्योदय से के बाद शुरू होता है तथा सूर्य अस्त होते ही क्या होता है, युद्ध रोक लिया जाता था। इन्होंने क्या कर दिया, गोरी की सेना ने युद्ध नीति को त्याग दिया और जो सेना सो रही थी उस पर ही आक्रमण कर दिया। इसके अलावा पृथ्वीराज के सेनापति सोमेश्वर व प्रताप सिंह ने विश्वासघात किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति कौन थे जिन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। तो याद रखना आपको, सोमेश्वर व प्रताप सिंह ये सेनापति थे जिन्होंने क्या किया था, इसके साथ विश्वासघात किया था। अब इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तुर्कों की जीत हुई तथा भारत में तुर्क सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई। और यहीं से कौन सा काल शुरू माना जाता है, मुस्लिम काल शुरू माना जाता है। चौहान वंश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। साथ ही राजपूत युग का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। प्रश्न आता है कि किस युद्ध के साथ राजपूत युग का अंत माना जाता है, तो तराइन के दूसरा युद्ध था, उसके साथ ही राजपूतों के हारने के साथ ही क्या हो जाता है, राजपूतों के युग का भी अंत हो जाता है। यहीं से प्राचीन भारत क्या हो जाता है, समाप्त माना जाता है और मध्य भारत का क्या माना जाता है, आरंभ माना जाता है। सॉरी, पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कई इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं कि पृथ्वीराज तृतीय युद्ध हारने के बाद में इसके साथ में क्या किया गया या क्या हुआ, कौन कौन से मत हैं, इसको हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई जो इसका दरबारी कवि था उसका ग्रंथ है, तो चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि गोरी है वो पृथ्वीराज को कैद करके कहाँ ले जाता है, काबुल ले जाता है। और काबुल ले जाकर यहाँ पर चंद्रबरदाई ने शब्द भेदी बाण का उल्लेख किया है। ठीक है, कैसे बताया जाता है कि पृथ्वीराज गोरी एक बड़े सिंहासन बैठा था,
ठीक है। और उसने सुन रखा था कि पृथ्वीराज तृतीय है वो शब्द भेदी बाण चला सकता है, यानी बिना देखे भी आवाज़ सुनकर और बाण चला सकता है। तो इसने किसने, गौरी ने उसको पृथ्वीराज चौहान को कहा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम शब्द भेदी बाण, उसकी आंखों में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर गौर प्रदेश में ले जाकर इसकी आंखें वगैरह फोड़ दी थी, और फिर इसे कहा कि तुम मुझे शब्द भेदी बाण चला कर बताओ। तो उस समय इसका जो दरबारी पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी था चंद्रवरदाई, वो भी इसके साथ ही था। तो एक ऐसे ये दोहा बोलता है कि चार बांस चार गज अंगुलष्ट प्रमाणता बैठा चौहान सुल्तान ना चुके चौहान, ऐसा कुछ श्लोक बोला था किसने, चंद्रवरदाई ने। तो उस श्लोक से इसने शब्द भेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है वहीं पर। ठीक है, तो ये है शब्द भेदी बाण का उल्लेख किया है किसने, चंद्रवरदाई ने। काबुल में पृथ्वीराज तृतीय का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। ये उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से मिलता है। इसके अलावा मुस्लिम इतिहासकार हुए मिनहाज उल सिराज ने तबकात ए नासिरी, इसका ग्रंथ है क्या, तबकात ए नासिरी में लिखा है कि पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सिरसा, और सिरसा कहाँ पर है, हरियाणा में हुई थी। अब हम बात करें कि पृथ्वीराज तृतीय की जो सांस्कृतिक उपलब्धि हैं वो कौन कौन सी हैं। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कई विद्वान थे, कौन कौन से थे, पद्मनाभ, इसकी अध्यक्षता में क्या की थी, कला संस्कृति विभाग बनाया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने कला संस्कृति विभाग है वो किसकी अध्यक्षता में बनाया था, पद्मनाभ की। इसके अलावा चंद्रवरदाई, जिसका नाम पृथ्वी भट्ट भी मिलता है, ठीक है, और इसकी रचना हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या है, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा जयानक, जनार्दन, वागीश्वर और विद्यापति गौड़, इनके नाम याद रखने, आपको प्रश्न आता है कई बार, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी था या नहीं था। तो कौन कौन था, पद्मनाभ, चंद्रवरदाई, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर, विद्यापति गौड़। इसके अलावा साहित्य में पृथ्वीराज की दो उपाधियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त होती हैं हमें पृथ्वीराज की, एक तो दल पुंगल, दल पुंगल का अर्थ है विश्व विजेता। इसके अलावा राय पिथौरा, राय पिथौरा यानी पिथौरागढ़ का राजा, यह पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में बनवाया था। क्या, पिथौरागढ़ का किला किसने बनाया था, पृथ्वीराज तृतीय ने। कहाँ पर बनाया था, दिल्ली में। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को ध्वस्त कर यहाँ पर क्या बनवा दी, कुतुब मीनार व कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवा दी, राय पिथौरा को किले को तोड़वा कर। ठीक है, आगे हम बात करें, थोड़ा सा ये और ध्यान में रख लो, आप नोट में लिखा है कि पृथ्वीराज की हार के बाद क्या होता है, कि पृथ्वीराज की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन, हमने पढ़ा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जीतने के बाद क्या कर देता है, भारत का जो क्षेत्र थे उस पर अपना प्रशासक किसको नियुक्त कर देता है, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक के समक्ष क्या है, ऐबक के समक्ष पृथ्वीराज के पुत्र, पृथ्वीराज का बेटा था कौन, गोविंदराज चतुर्थ। गोविंदराज चतुर्थ ने जब आत्मसमर्पण कर लिया तो ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर का क्या कर दिया, शासक बना देता है। कौन, ऐबक, किसके बेटे को, पृथ्वीराज तृतीय के बेटे गोविंदराज को क्या कहाँ का शासक बना देता है, अजमेर का। अब पृथ्वीराज का भाई था जिसका नाम था हरिराज, हरिराज ने गोविंदराज को स्वीकार नहीं किया कि भाई मैं नहीं मानता गोविंदराज यहाँ का शासक बनेगा, क्योंकि उसने तुर्कों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने, गोविंदराज ने, पृथ्वीराज के पुत्र ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस कारण हरिराज कहता है कि भाई मैं तेरे को शासक नहीं मानता। इस कारण हरिराज ने गोविंदराज को पृथ्वीराज के पूर्व सेनापति स्कंदा की सहायता से क्या करता है, रणथंबोर भगा देता है। और रणथंबोर जाकर कौन, गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का बेटा है वो चौहान शाखा, नई चौहान शाखा आरंभ करता है, जिसको बोलते हैं रणथंबोर की चौहान शाखा का क्या करता है, आरंभ करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये हो गई अपनी अजमेर की चौहान शाखा समाप्त हो जाती है, यहीं पर क्या हो जाती है, अजमेर की चौहान शाखा यहीं पर ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रणथंबोर का चौहान वंश। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।